हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर एमसीक्यू टेस्ट नंबर 60 वी विल सॉल्व द एमसीक्यू फ्रॉम टॉपिक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी and subject is a pharmaceutical analysis as a part of our online test series for GPAT, NIPER, DIN, pharmacist exam. So सबसे पहले बेसिक कुछ जान लेते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का। So what is mass spectroscopy? तो it is an analytical technique that measure the mass to charge ratio of ion. कि समझो कि आप मास के लिए m सिंबल रखते हो और उसके लिए जो चार्ज है उसके लिए हम ई सिंबल लेते हैं। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो बेस्ड ऑन दिस मास टू चार्ज रेशियो की m बाय ई जो है उसके लिए इलेक्ट्रॉन के जो चार्जेस होते हैं ओके और उसका जो रेशियो है उसके बेसिस ऊपर ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक काम करती है। सो इसमें जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है उसको हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रम। ओके यहाँ पे देख सकते हैं कि डिटेक्टर के थ्रू लास्ट में हमें मास स्पेक्ट्रम मिल रहा है। अ प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ मास टू चार्ज रेशियो। तो इसके अंदर सिंपल देखें तो मास स्पेक्ट्रम जो तैयार होता है कि जो आयन से ओके आयन सोर्सेस में से हमें मास फिल्टर मतलब कि मैग्नेट के थ्रू फिर लास्ट में हमें मिलता है डिटेक्टर के अंदर मास स्पेक्ट्रम। सो इसको एनालाइज करके फिर जो है अलग अलग एनालिटिकल टेक्निक्स के अंदर हम ये स्पेक्ट्रम यूज़ करते हैं जिससे हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। बिकॉज ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक जो है वो बेस्ड ऑन है मास टू चार्ज रेशियो ऑफ ए आयन। सो ये टेबल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिसके अंदर आपको याद रखने को बेसिक्स कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर लाइट सोर्स क्या है। तो लाइट सोर्स मतलब कि जो आयोनाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो है आपके लिए लाइट सोर्स। डिटेक्टर्स कौन से हैं तो क्वाड्रापोल मास एनालाइजर टाइम ऑफ फ्लाइट कि जिसको TOF हम कहते हैं वो है उसके अंदर डिटेक्टर्स। उसके बाद जो रेफरेंस स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं वो है पर फ्लोरो केरोसिन। एंड कौन से टाइप के सैंपल इसके अंदर आप यूज़ करोगे तो दो टाइप के सैंपल यूज़ होंगे, एक होगा लिक्विड और सेकंड है वो है गैस। सॉलिड सैंपल्स यहाँ पे यूज़ नहीं होते तो ये आपको खास अच्छे से याद रखना है। फिर ग्राफ कौन सा तैयार होगा तो एबंडेंस वर्सेस मास टू चार्ज रेशियो का यहाँ पे ग्राफ। तो ये टेबल में से भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस निकल सकते हैं तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। फिर जो प्रिंसिपल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है कि वेपोराइज सैंपल है आपका जिसका होता है आयोनाइजेशन, उसके बाद होते हैं एक्सेलरेशन, देन यहाँ पे होते हैं डिफ्लेक्टर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे रखे हुए हैं दो कि जो आयंस का डिफ्लेक्शन करते हैं। फिर यहाँ पे है एक वैक्यूम पंप डिटेक्शन के लिए डिटेक्टर, लास्ट में एम्पलीफायर एंड लास्ट और चार्ट रिकॉर्डर। तो ये है सिंपल प्रिंसिपल्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ दिस मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक जिसके ऊपर हम आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फार्मारॉक्स का जो स्टडी मटेरियल है वो अब आपको इजीली फार्मारॉक्स की मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। जो हमारे वीडियो लेक्चर्स है उसकी PPTs, PDF, रैपिड रिवीजन नोट्स, सब्जेक्ट वाइज नोट एंड these all are useful for all the examination will available in a affordable price on our app Pharmarox Android application on Google Play. You will also find the test series in very affordable price just ₹100 and facilities like instant test result analysis, rank based on your performance, everything is available in this test series. सो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर स्टडी मटेरियल। सो डाउनलोड करिए आप फार्मारॉक्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले। सो शुरू करते हैं आज का टॉपिक 60 नंबर टेस्ट। टॉपिक है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कौन सा सेंटेंस सही है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी फाइंड ट्रू वन। सो यहाँ पे हमें चार अलग अलग ऑप्शन है कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में एक PQRS पैटर्न का हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो आप स्लाइड को पॉज करके जो है वो पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ सकते हो और जो भी सही आंसर है वो आपके माइंड में थिंक कर सकते हो। ओके आफ्टर दैट हम उसका एक्सप्लेनेशन देंगे और अच्छे से वो क्वेश्चन का हम देखेंगे सॉल्यूशन एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन।
सो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कौन सा सेंटेंस सही है, और उसका आंसर है डी, PQRS ऑल आर द ट्रू। तो अब जानते हैं हम उसका एक्सप्लेनेशन। सो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एन एनालिटिकल टेक्निक मेजर द मास टू चार्ज पार्टिकल। ओके, कि समझो कि मास इज m, चार्ज इज e, तो m/e रेशियो को ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक जो है वो मेजर करती है ऑफ एनी टाइप ऑफ कंपाउंड्स, कि सिर्फ हम सॉलिड नहीं लेते पर लिक्विड, कोई आपके पास सैंपल है, कोई गैस सैंपल है, तो सभी के आप मास टू चार्ज रेशियो जो है वो मेजर करते हैं। इट इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द मासेस ऑफ पार्टिकल्स, फॉर डिटरमाइनिंग द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ ए सैंपल और मॉलिक्यूल्स। तो अब जब कोई भी कंपाउंड के मास टू चार्ज रेशियो फाइंड आउट करोगे तो उस पर से आपको पता चलता है उसका एलिमेंटल कंपोजिशन, के कौन से एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है वो आपको पता चलेगा, और उस पर से आप वो जो सैंपल है और वो मॉलिक्यूल है उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। आगे जानते हैं उसके बारे में। द MS प्रिंसिपल कंसिस्ट ऑफ आयोनाइजिंग केमिकल कंपाउंड टू जनरेट द चार्ज मॉलिक्यूल्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले चार्ज मॉलिक्यूल्स को जनरेट किया जाता है बाय आयोनाइजिंग द केमिकल कंपाउंड, और मॉलिक्यूल फ्रेगमेंट्स एंड मेजरमेंट ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशियो बाय यूजिंग वन ऑफ द वेराइटी ऑफ टेक्निक्स, की जो अलग अलग आयोनाइजेशन सोर्सेज होते हैं उससे आप जो है वो कंपाउंड्स का आयोनाइजिंग करते हो। उसके बाद मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए पावरफुल टेक्निक फॉर आइडेंटिफाइंग द अननोन, स्टडिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कि जब कोई नया मॉलिक्यूल फाइंड होता है तो वो अननोन रहता है आपके लिए, तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जानने के लिए भी आप मास स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं। फिर जो आइडेंटिफिकेशन है अलग अलग कंपाउंड्स का, ओके, उसको भी आप कर सकते हैं। एंड प्रोबिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल जब आपको एस्टैब्लिश करने हैं कोई भी मॉलिक्यूल, तो सबसे पहले जानना होता है कि उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। कि फॉर एग्जांपल हम लेके के ग्लूकोज है हमारे पास, सिंपल एक, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, 6,6H12O6। तो इसके अंदर 3 एलिमेंट हुए, एक तो है कार्बन आपके पास, एक हाइड्रोजन है और तीसरा ऑक्सीजन है। तो जब आप मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कौन से ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है। फिर उस पर से आप उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह जो है उसका एस्टैब्लिश कर सकते हो। बट बेसिक जरूरी होता है कि कौन से एलिमेंट है, बिना एलिमेंट जाने आप उसका कोई भी फार्मूला जो है वो डिज़ाइन नहीं कर सकते। सो वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, दिस इज मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। Second question, find out the true regarding MS to prove the identity of two compounds to establish the structure of a new compound. It can give the exact molecular mass, it can give a molecular formula, or it can reveal the presence of certain structural unit in a molecule. तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की ये जो अलग अलग फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस है कि जो नॉट ओनली इन द फार्मेसी बट ऑल्सो यूज इन ए केमिस्ट्री। ओके, केमिस्ट्री के लिए सबसे बड़ी टेक्निक है ये कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बारे में डिटेल में रिसर्च एंड स्टडी कर सकते हैं। तो यही टाइप का एक क्वेश्चन है और उसके बारे में हमें 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन दिए हैं और कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी, कि जो एप्लीकेशन से चारों सही है, PQRS ऑल आर द करेक्ट वन। So let's take the explanation. So application and use of mass spectroscopy. So to prove the identity of the true compounds, कि 2 compounds है आपके पास, ओके, तो 2 compound का समझो कि आपको दिया है मिक्सचर, ओके, तो वो मिक्सचर में से भी आप जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो आइडेंटिटी आपको फाइंड आउट करनी है 2 कंपाउंड्स की, कि आपके पास कंपाउंड ए कंपाउंड बी दोनों का मिक्सचर है, तो उससे भी आप मास टू चार्ज रेशियो निकाल के फिर आगे उसको सैंपल एनालिसिस करके जो है दोनों कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद टू एस्टैब्लिश द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यू कंपाउंड, कोई भी न्यू कंपाउंड है तो उसका स्ट्रक्चर आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं।
इट कैन गिव द एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो आपको एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास देती है कोई कंपाउंड का। देन इट कैन गिव ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इट कैन रिवील द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन स्ट्रक्चरल यूनिट्स इन ए मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आपको देगा, साथ में जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स उसके अंदर प्रेजेंट है उसका भी आपको पता चलेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है फॉर द केमिस्ट्री। ओके, सो आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट डबल फोकसिंग मैग्नेटिक एनालाइजर वॉज इन्वेंटेड बाय इन ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की हिस्ट्री में से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो क्वेश्चन ये कि फर्स्ट डबल फोकसिंग मैग्नेटिक एनालाइजर कौन से साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, जॉनसन एंड नील, जे थॉमसन, फ्रांसिस एस्टन और मुनसन एंड फील्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जॉनसन एंड नील। तो ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो सबसे पहले 1919 के अंदर फ्रांसिस एस्टन के, जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया फर्स्ट मास स्पेक्ट्रोमीटर एंड मेजर जेडएम ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ओके, तो ये काफ़ी सबसे बड़ा इन्वेंशन था मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो इवैल्यूएशंस हुआ। तो इसके अंदर सबसे पहले ये कि फ्रांसिस एस्टन ने रिकॉग्नाइज किया फर्स्ट मास स्पेक्ट्रोमीटर। आफ्टर दैट 1897 की जो जे थॉमसन discover the electron by cathode rays experiment and they are honored as a Nobel Prize in 1906 कि जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया 1906 के अंदर। सो ये सबसे बड़ा इन्वेंशन था कि जो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कवरी की गई बाय जे थॉमसन। उसके बाद नेक्स्ट कि 1934 के अंदर फर्स्ट डबल फोकसिंग मैग्नेटिक एनालाइजर वॉज इन्वेंटेड बाय जॉनसन एंड नील। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक सेक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेक्टर, यहाँ पे लेंस है, एनर्जी फोकसिंग, मास फिल्टरिंग लेंस। तो ये जो है वो डबल फोकसिंग मैग्नेटिक एनालाइजर है कि जो इन्वेंट किया गया बाय जॉनसन एंड नील। फिर 1966 में मुनसन एंड फील्ड की, जिन्होंने डिस्क्राइब किया केमिकल आयोनाइजेशन टेक्निक। तो ये हो कि जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस हुए रिगार्डिंग द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, who and co-workers describe and coined the term matrix assisted laser desorption ionization MALDI। ओके, तो मालिडी के बारे में क्या है। तो मालिडी जो है वो एक आयोनाइजेशन टेक्निक है। ओके, आयोनाइजेशन टेक्निक हम कह सकते हैं कि जो यूज़ होती है इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो प्रीवियस जो जीपेट के एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चंस पूछा गया था कि मालिडी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। तो वो थी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। बट अब वो क्वेश्चन रिपीट तो होगा नहीं, बट उसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये टर्म किसने डिस्क्राइब किया। तो ऑप्शन से डोल एंड मैक, एफ हिलेनकैम्प एंड एम कैरंस, कैरल और डब्ल्यू पॉल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो मालिडी टेक्निक जो है वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये क्वेश्चंस तो ऑलरेडी पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर, बट उसका इन्वेंशन या फिर जो टर्म मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉप्शन आयोनाइजेशन किसने दिया। तो एफ हिलेनकैम्प एंड एम कैरेंस। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं अच्छे से। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन वॉज इन्वेंटेड बाय डोल, मैक एंड फ्रेंड्स। ये सभी इन्वेंशंस है कि जो काम आए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। तो जो इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन जो है वो इन्वेंट किया गया बाय डोले, मैक एंड फ्रेंड्स ने। आफ्टर दैट सेकंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर केमिकल आयोनाइजेशन, APCI की जो एक आयोनाइजेशन टेक्निक है यूज होती है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, वो डेवलप की गई बाय कैरोल एंड अदर्स।
थर्ड इज एफ हिलेनकैम्प, एम करस एंड कोवर्कर्स डिस्क्राइब एंड कॉइन द टर्म मालडी। ओके, मालडी का आपको फुल फॉर्म भी अच्छे से याद रखना है। एंड वॉल्फगैंग पॉल, डब्ल्यू पॉल डिस्कवर्ड द आयरन ट्रैप टेक्निक। तो ये सभी इन्वेंशंस काम आए कि जो अभी लेटेस्ट जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है, तो इसके अंदर ये सभी साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये सभी को आपको अच्छे से याद रखना है फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आयोनाइजेशन टेक्निक, उसका नाम और कौन से साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया वो आपको याद रखना है। आगे जानते हैं क्वेश्चंस नंबर 5, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमें ऑप्शंस दिए हैं सैंपल इनलेट एंड मास एनालाइजर, स्वीप जनरेटर, आयोनाइजेशन सोर्स एंड आयन डिटेक्टर। तो जो इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक होती है उसमें से हर बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कोई भी एनालिटिकल टेक्निक हो उसका इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो खास इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी यही क्वेश्चन है कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के, इसमें से कौन सा ये नहीं है, नॉट। ये खास ये याद रखो, इस टाइप के क्वेश्चन में आराम से आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि नॉट लिखा है या नहीं। ओके, कई बार स्टूडेंट्स क्या पढ़ लेते हैं कि विच इज अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन इन एमएस। तो कई बार क्या लिखते हैं कि यहाँ पे मास देखा तो जल्दी में ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके आगे चले जाएंगे, बट ये लोग ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे ये वर्ड लिखा है नॉट। तो आराम से क्वेश्चंस पढ़िए और ये क्वेश्चंस का आप जानते हैं हम सही आंसर, और उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वीप जनरेटर। तो स्वीप जनरेटर जो होता है एनएमआर के अंदर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है, उसके अंदर ये स्वीप जनरेटर जो है वो यूज होता है। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एनएमआर, तो जिसके अंदर होता है एक सैंपल होल्डर, उसके बाद परमानेंट मैग्नेट, मैग्नेटिक कॉइल्स, स्वीप जनरेटर, रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर। तो ये जो उसके बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं एनएमआर के। अब जानते हैं जो हमारे नॉर्मल बेसिक कंपोनेंट्स है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के। तो फर्स्ट एक सैंपल इनलेट होता है, कोई भी मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होगा उसके अंदर सबसे पहले होगा एक सैंपल इनलेट। उसके बाद जरूरी होती है एक आयोनाइजेशन सोर्स की, तो वो एक फिट किया होगा आयोनाइजेशन सोर्स, मास एनालाइजर होगा एंड लास्ट में होगा आयन डिटेक्टर। तो ये है बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए एमएस मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस ऑफ एमएस। bombardment of molecules by an electron beam with energy between 10 to 15 electrowatt usually. When the energy of electron beam is increased between 50 to 70, this molecule ion required a high excitation resulting in their breakdown into various fragments. फ्रेगमेंटेशन बारे में क्वेश्चंस, मतलब कि जो आयन का अलग अलग फॉर्म के अंदर उसका जो ब्रेकडाउन होता है उसको कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन। ऑप्शन सी है आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर आयन फॉर्मेशन, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे जो हमें चारों ऑप्शन दिए हैं वो सही है। ऑप्शन रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो एक और सभी क्वेश्चंस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं एक्सप्लेनेशन के अंदर कि जो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस है मतलब कि बॉम्बार्डमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एन इलेक्ट्रॉन बीम। ओके, क्या किया जाता है कि बॉम्बार्डमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को बॉम्बार्डमेंट किया जाता है, मतलब कि जैसे हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे समझो कि ये मॉलिक्यूल को भेजते हैं। ओके, मॉलिक्यूल यहाँ पे प्लेस ए पे है और उसको हम प्लेस बी पे बाय एनर्जी से उसको हम यहाँ से वहाँ थ्रो करते हैं। ओके, तो ये क्या हुआ, इसको हम कहेंगे बॉम्बार्डमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एन इलेक्ट्रॉन बीम विथ एनर्जी बिटवीन 10 to 15 इलेक्ट्रोवाट। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी एमसीक्यू निकल सकते हैं कि कितनी एनर्जी से मॉलिक्यूल्स को बॉम्बार्डमेंट किया जाता है इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इट इज ए 10 to 15 EV।
result in the ionization of the molecules by removal of one electron, molecular ion formation. ओके, बॉम्बार्डमेंट से कारण ये जो आपका जो मॉलिक्यूल है वो कोई इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करके वो उसके अंदर आयोनाइजेशन होगा. फिर क्या होता है कि व्हेन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इज इंक्रीज बिटवीन 15 to 70. अब आप क्या करते हो, स्टार्टिंग में एनर्जी थी 10 से 15, उसको इंक्रीज करके कर देते हो 50 to 17. तब क्या होता है, ये जो आयन्स है उनको हाई एक्साइटेशन एनर्जी मिलेगी, जिसके कारण उनका ब्रेकडाउन होगा इनटू वेरियस फ्रैगमेंट्स. अब अलग अलग फ्रैगमेंट्स के अंदर वो जो हम आपका मॉलिक्यूलर आयन है उसका फ्रैगमेंटेशन होगा, उसके अलग अलग फ्रैगमेंट्स जो है वो तैयार हो गए बाय ब्रेकडाउन, बिकॉज आपने अब उसको ज़्यादा एनर्जी दे दी और एनर्जी के कारण हाई एक्साइटेशन के कारण उसका हो जाएगा ब्रेकडाउन. अब क्या होता है, ये जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस इन ए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी. और ये जरूरी है कि ये जब होगा स्टार्टिंग में फ्रैगमेंटेशन, तभी लास्ट में आपको मास स्पेक्ट्रम मिलता है कि जो आप डिटेक्टर के थ्रू उसको डिटेक्ट करते हैं. सो टाइप्स ऑफ आयन्स की जो यूज़ होते हैं कि मॉलिक्यूलर आयन और पेरेंट आयन, फ्रैगमेंट आयन, रीअरेंजमेंट आयन्स, मल्टी चार्ज आयन, नेगेटिव आयन एंड मेटास्टेबल आयन. तो ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जो फ्रैगमेंटेशन कौन से टाइप के आयन्स के किए जाते हैं. तो ये जितने 6 टोटल टाइप्स है, सभी टाइप के आयन्स का होता है फ्रैगमेंटेशन इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी. क्वेश्चन नंबर 7, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इज एज फॉलो इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी. ओके, तो ये जो अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, तो कौन सा एनर्जी लेवल जो है जरूरी है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन इन ए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट. सो सिग्मा इलेक्ट्रॉन, नॉन कॉन्जुगेटेड पाई, नॉन बॉन्डिंग और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स. तो ये ऑर्डर के अंदर आपको एनर्जी चाहिए टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन इन ए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो फ्रैगमेंटेशन करना है, इलेक्ट्रॉन्स को आपको रिमूव करना है. तो इसके लिए ये एनर्जी सोर्स का जो ऑर्डर है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नॉन कॉन्जुगेटेड पाई, नॉन बॉन्डिंग और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स. तो एक्सप्लेनेशन क्या है कि मॉलिक्यूलर आयन और पेरेंट आयन की जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बॉम्बार्डमेंट करता है. व्हेन मॉलिक्यूल इज बॉम्बार्डमेंट विथ इलेक्ट्रॉन इन हाई वैक्यूम इन मास स्पेक्ट्रोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव आयन बाय लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. कि समझे कि ये एम है तो एम कन्वर्ट होगा एम प्लस के अंदर, प्लस एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा. ओके, देयर इज ए रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कि जिसके कारण, या फिर यहाँ पे भी आप लिख सकते हो -1 इलेक्ट्रॉन, तो डायरेक्टली ये जो है वो एम में से एम प्लस के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा. दिस आयन्स आर कॉल्ड ए मॉलिक्यूलर और पेरेंट आयन. यहाँ पे देख सकते हो कि एम प्लस ई गिव एम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, वेर एम रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल, एम प्लस रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूलर और पेरेंट आयन. तो ये आपको याद रखना है किस तरह से होता है फ्रैगमेंटेशन के लिए तैयार होते हैं हमारे आयन्स. और ये जो फर्स्ट जो होता है इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर और पेरेंट आयन के. फिर इससे ये जो आपका पेरेंट आयन है एम प्लस, उसका फर्दर हो सकता है फ्रैगमेंटेशन बहुत सारे अलग अलग कि समझो कि M1 प्लस, M2 प्लस, M3 प्लस. ओके, तो ऐसे अलग अलग फ्रैगमेंट्स में उसका फिर फ्रैगमेंटेशन होने के चांसेस है. द ऑर्डर ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इज एज फॉलो. सिग्मा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले, देन नॉन कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन, कॉन्जुगेटेड पाई, नॉन बॉन्डिंग और लॉन पेयर ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स. तो ये ऑर्डर आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत ही मोस्ट IMP क्वेश्चन है. आगे है क्वेश्चन नंबर 8, फ्रैगमेंटेशन ड्यू टू रीअरेंजमेंट और मॉलिक्यूलर और पेरेंट आयन. हियर क्लेवेज ऑफ बॉन्ड in molecular ion is due to the intramolecular atomic rearrangement. This lead to fragmentation
whose origin cannot be described by simple cleavage of bonds। एक स्टेटमेंट है हमारे पास कि कौन सी टाइप की ये टेक्निक है कि स्क्रैम्बलिंग कहा जाएगा इसको, एलिमिनेशन, रेट्रोडायल्डर रिएक्शन और मैक लाफर्टी रीअरेंजमेंट। तो ये जो फ्रेगमेंटेशन के लिए जो अलग अलग टेक्निक्स जरूरी है, फ्रेगमेंटेशन ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर पेरेंट आयन, ओके, और ये जो टेक्निक है इसको कहा जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक लाफर्टी रीअरेंजमेंट। काफ़ी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ओके, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये आपके लिए, मैक लाफर्टी रीअरेंजमेंट, कि जिसमें से एग्जाम्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अब जानते हैं उसके बारे में। मैक लाफर्टी रीअरेंजमेंट इट मीन्स फ्रेगमेंटेशन ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर और पेरेंट आयन, जिसके अंदर क्लेवेज ऑफ बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूलर आयन इज ड्यू टू द इंट्रामॉलिक्यूलर एटॉमिक रीअरेंजमेंट। ये सेंटेंस आपके लिए काफ़ी जरूरी है कि इंट्रामॉलिक्यूलर एटॉमिक रीअरेंजमेंट के कारण क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स in a molecular or parent ion. In this technique, मैक लाफर्टी rearrangement, this lead to fragmentation whose origin cannot be described by simple cleavage of bonds. When fragments are accomplished by the bond formation as well as bond for breaking, a rearrangement process is said to have occurred. आगे क्या है कि such rearrangement involves the transfer of hydrogen from one part of the molecular ion to another via preferably a 6-member cyclic transition state। तो जब आपको ये टेक्निक आइडेंटिफाई करनी है तो इसके अंदर एक क्या होता है कि इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ ए हाइड्रोजन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन टू अनदर, प्रिफरली बाय ए 6-member cyclic transition state. This process is favored energetically because as many bonds are formed as are broken, कि जैसे बॉन्ड कोई ब्रोक होता है तो सामने नए बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म भी होंगे। Compounds containing hydrogen atom at position gamma to carbonyl group have been found to a relative intense peak। तो ये थोड़ा आपको यहाँ पे इजीली समझ में आ जाएगा कि फॉर मैक लाफर्टी रीअरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स के पास क्या होना चाहिए। तो यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है एक कि एन एप्रोप्रिएटली लोकेटेड हीट्रो एटम ऑक्सीजन, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो हीट्रो ऑक्सीजन या फिर हीट्रो एटम यहाँ पे है प्रेजेंट, डबल बॉन्ड, ओके, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच आप देख सकते हो ये डबल बॉन्ड। उसके बाद एन एब्स्ट्रैक्टेबल हाइड्रोजन एटम, एब्स्ट्रैक्टेबल हाइड्रोजन एटम विच इज गामा टू सी डबल बॉन्ड ओ सिस्टम, ओके, जिससे कारण यहाँ पे न्यूट्रल ओलेफिन्स और एनॉल दोनों कन्वर्ट होते हैं और ये अरेंजमेंट को हम कहते हैं मैक लाफर्टी रीअरेंजमेंट। टेबल फॉर कॉमन मैक लाफर्टी पीक इन द स्पेक्ट्रा कार्बोनिल ग्रुप, ओके, MCl पीक पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि जो आल्डिहाइड के लिए सब्स्टिट्यूशन होता है हाइड्रोजन का, MCl पीक जो है वो 44, मिथाइल कीटोन सब्स्टिट्यूशन बॉन्ड CH3 58, एमाइड के लिए एमिनो 59 और एमाइड के लिए एमिनो 59, एसिड के लिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसकी MCl पीक वैल्यू है 60, इथाइल कीटोन के लिए इथेनॉल CH2 CH3 इथाइल ग्रुप 72 वैल्यू एंड मिथाइल एस्टर के लिए OCH3 एंड वैल्यू इज ए 74। तो ये आप कंपाउंड टाइप, सब्स्टिट्यूट टाइप एयर MCl पीक कौन सी वैल्यू पे आपको मिलेगा, तो ये आपको खास याद रखना है इन ए स्पेक्ट्रा ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स, ओके। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आयोनाइजेशन टेक्निक इन MS, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट EI, केमिकल आयोनाइजेशन CI, फास्ट एटम बॉम्बार्डमेंट FAB, फील्ड आयोनाइजेशन एंड प्लाज्मा डिसॉप्शन। अब हमारे पास चार अलग अलग ऑप्शन है, PQRS ट्रू एंड T इज फॉल्स, RST ट्रू, P and Q आर फॉल्स, PQRS T ऑल आर ट्रू, QRS ट्रू, P and T आर फॉल्स।
तो कौन सी टेक्निक करेक्ट है आयोनाइजेशंस की? तो उसका आंसर है दिस वन, सी, PQRST ऑल आर ट्रू। ओके, ये पांचों टेक्निक जो है वो करेक्ट है कि जो यूज़ होती है इन्हें आयोनाइजेशन टेक्निक इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो आयोनाइजेशन टेक्निक में आपको ये याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट EI, उसके बाद केमिकल आयोनाइजेशन CI, फास्ट एटम बॉम्बार्डमेंट FAB, फील्ड आयोनाइजेशन एंड प्लाज्मा डिसॉर्प्शन। उसके अलावा आपको याद रखनी है एक टेक्निक और भी है, मालेडी टेक्निक, वो भी आयोनाइजेशन टेक्निक है कि जो यूज़ होती है इन्हें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, बट वो एक स्पेशलाइज टेक्निक है जिसके कारण इसके अंदर एनलिस्ट नहीं है, बट ये भी आपको खास याद रखना है रिगार्डिंग मालेडी। क्वेश्चन नंबर 10, मास एनालाइजर विच वन इज ट्रू? क्वाड्रापोल एंड क्वाड्रापोल आयन ट्रैप, लीनियर आयन ट्रैप, डबल फोकसिंग मैग्नेटिक सेक्टर, क्वाड्रापोल टाइम ऑफ फ्लाइट टेंडम MS, क्वाड्रापोल टाइम ऑफ फ्लाइट MS। चार अलग अलग कॉम्बिनेशंस हमारे पास है कि कौन से मास एनालाइजर यूज होते हैं ये टेक्निक के अंदर। करेक्ट आंसर है D, PQRST ऑल आर द करेक्ट। तो मास एनालाइजर्स के आपको नाम याद रखने हैं कि क्वाड्रापोल्स, क्वाड्रापोल आयन ट्रैप, लीनियर आयन ट्रैप, डबल फोकसिंग मैग्नेटिक सेक्टर, क्वाड्रापोल टाइम ऑफ फ्लाइट टेंडम MS एंड क्वाड्रापोल टाइम ऑफ फ्लाइट MS। तो ये सभी नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। टोटल 6 मास एनालाइजर है ये कि जो वाइडली यूज होते हैं इन्हें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के। जो आगे हमने इंस्ट्रूमेंटेशन देखा कि जो बेसिक कंपोनेंट थे उसमें एक कंपोनेंट था ये मास एनालाइजर। तो मास एनालाइजर को भी आपको डिटेल में याद रखने के कौन से अलग अलग मास एनालाइजर्स यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डिटेक्टर यूज इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, चार्ज और इंड्यूटिव डिटेक्टर, फैराडे कर्व, एरे डिटेक्टर, फोटो मल्टीप्लायर, कन्वर्जन डायोड एंड इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर। अलग फिर से हमारे पास ये 4 कॉम्बिनेशन है और उसका भी आंसर है ऑप्शन नंबर D, PQRST ऑल आर द ट्रू। तो ये सब डिटेक्टर्स यूज करते हैं हम वाइडली। फर्स्ट है चार्ज और इंडक्टिव डिटेक्टर, फैराडे कर्व, एरे डिटेक्टर, फोटो मल्टीप्लायर, कन्वर्जन डायोड एंड इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर। तो ये पांचों डिटेक्टर वाइडली यूज होते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। तो इसके बारे में आपको अच्छे से तैयार करना है। तो जैसे अभी यहाँ पे हमने MCQ सॉल्व किए, सेम MCQ आप फार्मारॉक्स की एप्लीकेशन पे भी सॉल्व करेंगे जिसके अंदर हम आपको MCQ देंगे विथ प्रॉपर सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन इन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। सब्सक्रिप्शन चार्ज रहेगा सिर्फ 100, वैलिडिटी रहेगी 1 ईयर, मतलब कि यू हैव टू पे जस्ट लाइक 28 पैसा पर डे, वेरी अफोर्डेबल टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। This is the detail of this test series. For more test series detail, you can also contact on our contact number 9016312020. You can call or WhatsApp us or download their Pharmarox Android application on Google Play. For more details, contact on 9016312020. So good luck and all the best.